हेलो एवरीवन, वेलकम। तो आज हम सर क्या डिस्कस करने वाले हैं यार। जो हमने स्टार्ट करी थी जर्नी, जहां पे हम एमसीक्यू के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। आप लोगों ने देखा होगा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको है ना जून अटेम्प्ट के सारे एमसीक्यू डिस्कस करा दिए, सारे एमटीपी सारे आरटीपी। अब क्या है बच्चों, हमको है ना एटलीस्ट 3 से 4 अटेम्प्ट को तो लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद जाके हमें बोल सकते हैं कि हाँ, अब हमको एमसीक्यू का सारा रिपीटेड कंटेंट देखने मिल सकता है, मेजॉरिटी कंटेंट। ओके, चलिए। तो आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं दोस्तों दिसंबर अटेम्प्ट के सारे एमसीक्यू, आरटीपी के, एमटीपी के और पीवाईक्यू के। और आपको आज ना एक मैजिक भी देखने को पता चलेगा। आपको आगे जाके समझ आएगा कि दिसंबर अटेम्प्ट के अंदर है ना, पता है क्या हुआ था भाई साहब। एमटीपी आरटीपी के जो एमसीक्यू करके चला गया ना भाई, उसको एग्जैक्टली डिक्टो मैच करते हुए सेम अमाउंट के एमसीक्यू है ना अपने पेपर में मिल गए थे। तो भाई पूरा पूरा डिक्टो सेम टू सेम आ गया था। इसीलिए हमारे लिए एमटीपी आरटीपी इनके सारे के सारे क्वेश्चंस को करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। आईसीआई का सारा कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आ जाइए, स्टार्ट करते हैं, है ना। ये लीजिए भाई साहब, सबसे पहले यहाँ पे हमारा एमटीपी नंबर 1 है भैया, है ना, दिसंबर अटेम्प्ट 2023 है यार, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहले बोला गया गुड्स वर्थ ₹600 टेकन बाय प्रोपराइटर फॉर द पर्सनल यूज शुड बी क्रेडिटेड टू द कैपिटल अकाउंट। नहीं नहीं नहीं, देखिए ये गलत है। इधर देखिए क्या होता है दोस्तों, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा। जब हम फाइनल अकाउंट पढ़ते हैं तब हम क्या करते हैं, तब हम बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। क्या बनाते हैं बेटा? ट्रेडिंग अकाउंट। अब ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर क्या होता है, यहाँ पे आता है आपका ओपनिंग स्टॉक और इसके नीचे आता है आपका परचेस। ठीक है, बिल्कुल सर। ये जो परचेस होता है ये कैसे कैलकुलेट होता है? ये बिल्कुल इस तरीके से कैलकुलेट होता है। सबसे पहले हम क्या लिखते हैं? कैश परचेस, डेफिनेटली सर। फिर क्या करते हैं सर, इसमें क्या जोड़ देते हैं हम? क्रेडिट परचेस, बिल्कुल सर। फिर इसके बाद बच्चों इसमें क्या जोड़ देते हैं? जोड़ते नहीं है, इसमें से हटाते हैं। क्या हटाते हैं सर? हम इसमें से हटाते हैं परचेस रिटर्न। हाँ सर, परचेस रिटर्न को हम इसमें से हटा देते हैं। इसके बाद हम इसमें से हटाते हैं एनी गुड्स विच इज विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। तो मतलब अगर मैंने गुड्स को विड्रॉ करा, क्या करा? गुड्स को विड्रॉ करा फॉर पर्सनल यूज, तो दोस्त वो मेरी दुकान का सामान रह ही नहीं गया, उस सामान पे मेरा पर्सनल अधिकार है, तो उसको मैं अपने पास से हटा दूंगा। तो यार जब मैं सामान परचेज करता हूं तो क्या एंट्री होती है? परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक, टू कैश या फिर टू क्रेडिटर, जो भी हो सकता है। अगर यहाँ पे अगर मैं जो गुड्स पर्सनल पर्पस के लिए यूज कर रहा हूँ, इनको मुझे यहां से हटाना पड़ेगा तो माइनस करना पड़ेगा। तो इस खाते में क्या हो जाएगा? इसमें परचेज अकाउंट डेबिट की जगह क्या हो जाएगा भैया? क्रेडिट हो जाएगा। तो यहाँ पे परचेज अकाउंट जो है वो क्रेडिट साइड पे आएगा दोस्त, है ना। और डेबिट साइड पे क्या होगा? मे बी आप कैपिटल को ले लीजिए, कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो कैपिटल अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट, ये एंट्री फ्रेम होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या करा गया है? यहाँ पे लिखा गया गुड्स वर्थ ₹600 टेकन बाय द प्रोपराइटर। प्रोपराइटर ने गुड्स ले लिए, है ना, फॉर द पर्सनल यूज, अपने पर्सनल पर्पस के लिए, और क्रेडिट हुए कैपिटल अकाउंट में। नहीं नहीं, कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुए, कैपिटल बैलेंस कम होगा, डेबिट होंगे, क्रेडिट कहां होंगे? परचेस अकाउंट में। तो फॉल्स है। यहाँ पे ये लिखा होगा गुड्स टेकन बाय द प्रोपराइटर फॉर द पर्सनल यूज शुड बी क्रेडिटेड टू द परचेस अकाउंट। कहां क्रेडिट होंगे भैया? परचेस अकाउंट में क्रेडिट होंगे। ओके, डन। चलिए सेकंड, मेसर्स राजयोग एंड कंपनी रन्स अ कैफे, दे रिनोवेटेड सम ऑफ द ओल्ड कैबिन्स। अच्छा, कुछ ओल्ड कैबिन्स हो गए उनके कैफे में, उनको रिनोवेट कर रहे हैं, ठीक है साहब। बिकॉज ऑफ दिस रिनोवेशन सम स्पेस वॉज मेड फ्री। रिनोवेशन इतना अच्छा था कि उसकी वजह से क्या हुआ? कुछ खाली स्पेस निकल के आ गया, ठीक है। एंड द नंबर ऑफ कैबिन वॉज इंक्रीज फ्रॉम 25 to 28। ओके, the total expenditure incurred was ₹50,000 and was treated as revenue expenditure। नहीं 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 साहब, क्या हुआ? कैफे था, कैफे के अंदर यहाँ पे है ना वापस रिनोवेशन का काम स्टार्ट हुआ, जिसकी वजह से कैफे का स्पेस बढ़ गया। अरे आपकी है ना वर्किंग कैपेसिटी को इनहेंस कर दिया। और अगर किसी भी खर्चे ने आपकी वर्किंग कैपेसिटी को इनहेंस कर दिए, जिससे आपको फ्यूचर में बेनिफिट मिलना स्टार्ट हो जाए, देखो ना वहां पे कैबिन बढ़ गए, इस साल भी बेनिफिट मिलेगा, नेक्स्ट ईयर भी बेनिफिट मिलेगा, उसके नेक्स्ट ईयर बेनिफिट मिलेगा, और वर्किंग कैपेसिटी भी आपकी क्या हो गई? इनहेंस हो गई। तो क्योंकि आपकी वर्किंग कैपेसिटी इनहेंस हो गई, तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं होगा। ये कौन सा एक्सपेंडिचर हो जाएगा यार? ये हो जाएगा आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ये भी फॉल्स है। रिनोवेशन ऑफ कैबिन्स इंक्रीज द नंबर ऑफ कैबिन्स, है ना। दिस हैज एन इफेक्ट ऑन द फ्यूचर रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी, है ना। डन। तो यही बोल रहा हूं कि रेवेन्यू जनरेटिंग कैपेसिटी आपकी क्या हो गई बच्चे? इनहेंस हो गई। क्या हो गई यार? इनहेंस हो गई, है ना। डन। चलिए आ जाइए फटाफट फटाफट, भाई जल्दी। चलो इधर, इफ द अमाउंट इज पोस्टेड
in the wrong account or it is written on the wrong side of the account, it is called error of principal. नहीं, पहले भी बताया था, अगर आपने गलत हेड के अंदर उसको पोस्ट कर दिया तो ये एरर ऑफ कमीशन कहलाता है. चलिए साहब, डन. फिर डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस. कौन सा खर्चा डेप्रिसिएशन? नॉन कैश एक्सपेंस है एंड डज नॉट रिजल्ट इन एनी कैश आउटफ्लो, और इससे कोई कैश आउटफ्लो नहीं होता है. बात एकदम सही है. डेप्रिसिएशन हो गया, बैड डेप्ट हो गया, अमोर्टाइजेशन हो गया, ये सारी की सारी जो चीजें हैं ना, ये सारी की सारी जो चीजें हैं ना, तो ये सारे के सारे क्या है हमारे, ये सारे के सारे हमारे है ना नॉन कैश एक्सपेंसेस है. क्योंकि नॉन कैश एक्सपेंसेस है तो इसमें क्या होता है, आपका कैश आउटफ्लो नहीं होता है ना. तो इसमें आपका कैश आउटफ्लो नहीं होता है. ठीक है, डन सा. ठीक है, तो ये एकदम सही बात है, तो ये ट्रू है. ठीक है, चलिए फिर देयर आर टू वेज ऑफ प्रिपेयरिंग अकाउंट करंट. अकाउंटेंट हमारे कोर्स का पार्ट नहीं है, बट बता दो 3 तरीके होते थे अकाउंट करंट को बनाने के. ठीक है, तो आउट ऑफ सिलेबस है क्वेश्चन, इसको हटा देते हैं. फिर दी एडिशनल कमीशन पेड टू दी कंसाइनी. अच्छा, कंसाइनी को एडिशनल कमीशन दिया जा रहा है. कंसाइनमेंट पहले चैप्टर हुआ करता था, ये भी अब कोर्स का पार्ट नहीं है. जो एडिशनल कमीशन देते उसको डेल क्रेडिट कमीशन बोलते थे, बट ये भी कोर्स का पार्ट नहीं, इसको भी आप हटा दिए. फिर अ पार्टनरशिप फर्म कैन नॉट ओन एनी एसेट. पार्टनरशिप फर्म किसी एसेट को ओन नहीं करती. ये बात सही है कि गलत है? ये बात बिल्कुल सही है. अरे सर, ऐसा कैसे हो सकता है? आ जी समझिए, इधर देखिएगा, दो पार्ट में. हाँ, एक मान लीजिए साहब, एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको बोलते हैं आप सेपरेट लीगल एंटिटी, या फिर ऐसे बताता हूं, एक कॉन्सेप्ट होता है जो लॉ की नजरों के हिसाब से होता है, और एक कॉन्सेप्ट होता है जो काम करता है फॉर अकाउंटिंग पर्पस. किसके लिए काम करता है? सिर्फ और सिर्फ साहब अकाउंटिंग पर्पस. अब भैया अकाउंटिंग पर्पस के लिए कॉन्सेप्ट काम करता है कि डिफरेंट बिजनेस एंटिटी, या फिर इसको हम बोलते हैं बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट. बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि फॉर द पर्पस ऑफ अकाउंटिंग बिजनेसमैन, ये व्यापारी हो गया और ये हो गया उसका बिजनेस. बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों के दोनों क्या होते हैं भाई? दोनों के दोनों सेपरेट होते हैं. ये और ये दोनों के दोनों क्या होते हैं? ये दोनों के दोनों अलग होते हैं, सेपरेट होते हैं. तो भैया हम अकाउंटिंग हमेशा किसकी बुक में करते हैं? बिजनेस की बुक में. तो अकाउंटिंग पर्पस के लिए यू कैन से कि हम बिजनेस की बुक में अकाउंटिंग करते हैं. पर बच्चे, जब भी लॉ की बात चलेगी, लीगल पर्पस की बात चलेगी, तो सेपरेट लीगल एंटिटी या बिजनेस एंटिटी का जो राइट है, ये सिर्फ और सिर्फ किसको देके रखा है? कंपनी. और किसको देके रखा है? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप्स को. जनरल पार्टनरशिप्स को ये राइट नहीं है. तो हमेशा उनकी बुक्स में जो भी एसेट्स होते हैं, बेसिकली वो उनके जो मालिक है, पार्टनर्स, उन्हीं के एसेट्स कहलाते हैं, है ना. तो एनी पार्टनरशिप फर्म, अ पार्टनरशिप फर्म कैन नॉट ओन एनी एसेट्स. सही बात है एकदम, है ना. ठीक है, तो पार्टनरशिप a partnership firm is not a distinct legal entity and therefore can't own any assets. Okay, done. चलो आगे आते हैं. मैं फटाफट कवर कर रहा हूं, आपका टाइम वेस्ट ना हो, जल्दी जल्दी कवर हो जाए, इजी एमसीक्यूज है ना. फिर गुडविल इज इंटेंजिबल एसेट्स, देयरफॉर इट कैन नॉट बी वैल्यूड. गुडविल इंटेंजिबल एसेट है, इसलिए उसका वैल्यूएशन नहीं कर सकते. सर, गुडविल का वैल्यूएशन करा जाता है इन केस ऑफ परचेज. गुडविल, गुडविल का वैल्यूएशन करा जाता है. बहुत सारे मेथड्स ऐसे बताए गए, फॉर्मूले बताए गए जिनसे गुडविल को कैलकुलेट करा जा सकता है. हाँ, तो गुडविल का वैल्यूएशन करा जा सकता है, ऐसी बात नहीं कि उसको वैल्यू कर नहीं सकते आप. ठीक है, तो इवन दो द गुडविल इज इंटेंजिबल एसेट, इट कैन बी वैल्यूड. अरे हाँ की ना, डन साहब, तो ये गलत है. ठीक है, फिर फी रिसीव्ड फॉर लाइफ मेंबरशिप इज अ रेवेन्यू रिसीव्ड एज इट इज ऑफ रिकरिंग नेचर. हाँ साहब, अगर हमको कोई फी रिसीव हुआ है और वो काय के लिए हुआ है? लाइफ मेंबरशिप के लिए, तो इसको रेवेन्यू रिसीव बोला गया. नहीं, लाइफ मेंबरशिप का मतलब क्या होता है? वन टाइम मेंबरशिप. इट मींस कि आपको एक बार पैसा देना पड़ेगा, और एक बार पैसा दोगे जिंदगी भर साथ में रहेगा. तो दोस्तों, इसको रेवेन्यू रिसीप्ट नहीं, इसको कैपिटल रिसीप्ट बोला जाता है, और इसको ऐड करा जाता है, अगर आपको याद हो एमपीओ में, कैपिटल फंड में जाके इसको ऐड करा जाता है ना. तो ये जो आपका वन टाइम फी होता है, इसको आप है ना कैपिटल रिसीप्ट ट्रीट करते हो. वहीं पे आपका सब्सक्रिप्शन फी होता है, या फिर आपका है ना एनुअल फीस वगैरह और भी किसी तरीके का होता है, तो उन सबको रेवेन्यू रिसीप्ट माना जाता है. तो अगर लाइफ मेंबरशिप फी की बात कर रहे हैं, तो डेफिनेटली ये वन टाइम फी है, और वन टाइम फी को आप रेवेन्यू रिसीप्ट नहीं बोलोगे, इसको आप क्या बोलोगे दोस्तों? इसको आप कैपिटल रिसीप्ट बोलोगे. सर, क्या बोलते हैं इसको अपन? कैपिटल रिसीप्ट, क्योंकि ये एक ही बार मिलता है, और इसको ऐड कर देते हैं हम लोग कैपिटल फंड में, अगर मैं आपको याद हो तो, है ना. देखिए, लाइफ मेंबरशिप फी रिसीव्ड फॉर लाइफ मेंबर is a capital receipt
as it is non-recurring nature, it is directly added to the capital fund or general funds, है ना? चलिए इसके बाद when shares are forfeited, जब shares forfeit करेंगे, the share capital account is debited with called up capital. Perfect. शेयर फॉरफिट हो रहे हैं, शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करा जा रहा है, ठीक है साहब, कॉल्ड अप कैपिटल के साथ, ठीक है साहब, ऑफ द शेयर फॉरफिटेड, ठीक है, एंड द शेयर फॉरफीचर अकाउंट इज क्रेडिटेड विद द कॉल्स इन अरियर्स. शेयर फॉरफीचर अकाउंट क्रेडिट करा जाता है बट नॉट विद द अमाउंट ऑफ कॉल्स इन अरियर्स. इधर देखिएगा, आपको याद होगा अगर आपने शेयर फॉरफिट करे तो क्या होता है, आप सबसे पहले ओनरशिप रिडीम करते हैं, तो क्या लिखते हैं साहब, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है. शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट का पर्पस क्या हुआ, आपने ओनरशिप छीन ली, कैपिटल कम हुआ, डेबिट हो गया. फिर इसके बाद यहां पे आता है टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट. अच्छा, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट होता है जितने की आपने ओनरशिप दी थी, मतलब इसको हम बोलते हैं क्या, कॉल्ड अप वैल्यू. क्या बोलते हैं भाई, कॉल्ड अप वैल्यू. डन, ठीक है, इससे डेबिट हो गया. ये शेयर फॉरफीचर अकाउंट मतलब वो पैसा जो हमने मांगा एंड हमको मिल गया. तो अमाउंट, वो जो अमाउंट विच इज कॉल्ड बाय कंपनी, जिसको कंपनी ने कॉल्ड करा, एंड रिसीव बाय कंपनी, और उसी को क्या करा कंपनी ने, रिसीव कर लिया. तो ऐसा पैसा जो कंपनी ने मंगाया और मिल गया, उससे शेयर फॉरफीचर अकाउंट क्रेडिट होता है. और कॉल्स इन अरियर्स आपको याद होगा क्रेडिट किससे होता है, वो पैसा जो मंगाया और मिला नहीं, अमाउंट विच इज कॉल्ड बाय द कंपनी बट नॉट रिसीव बाय द कंपनी. तो क्वेश्चन ने बोला कि शेयर फॉरफीचर अकाउंट जो है वो क्रेडिट होगा कॉल्स एंड अरियर्स के अमाउंट से. एकदम गलत बात, वो क्रेडिट तो होगा बट किस अमाउंट से क्रेडिट होगा, अमाउंट विच इज कॉल्ड बाय द कंपनी बट नॉट रिसीव बाय द कंपनी. परफेक्ट. आ जाइए इधर देखिए, तो ये एकदम गलत है ना, ठीक है. चल आगे चलता है फटाफट, चल भाई चल, अरे कितनी सारी स्लाइड्स हैं, चल आ जाओ. डन, एमटीपी डन हो गया साहब. अब हम आ जाते हैं आरटीपी पे, ठीक है. इधर देखेंगे अगेन, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मस्ट डिस्क्लोज ऑल द रिलेवेंट एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन. सारी रिलेवेंट एंड सारी रिलायबल इंफॉर्मेशन को उसको डिस्क्लोज करना पड़ता है. डेफिनेटली सर, फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल लगता है, हमने पहले भी डिस्कशन करा है प्रीवियस एमसीक्यू सीरीज में, कंटिन्यूएशन में, कि साहब फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल बोलता है ईच एंड एवरी मटेरियल फैक्ट व्हिच कैन चेंज द डिसीजन ऑफ यूजर शुड बी डिस्क्लोज इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. तो अगर कोई भी ऐसी चीज है जिससे यूजर्स का डिसीजन बदल सकता है तो हमको उसको डिस्क्लोज करना ही पड़ेगा. तो सारे के सारे रिलेवेंट इंफॉर्मेशन को, रिलायबल इंफॉर्मेशन को आपको डिस्क्लोज करना पड़ता है व्हाइल वी आर प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट. तो यहां पे भी यही लिखा है, द फाइनेंशियल स्टेटमेंट मस्ट डिस्क्लोज ऑल द रिलायबल एंड रिलेवेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द बिजनेसेस. ठीक है, आप रीड कर लीजिएगा इसको, है ना, ज्यादा कुछ नहीं, वही इंफॉर्मेशन है जो हम बार बार पढ़ चुके हैं. फिर देखिए लिखा है द गेन फ्रॉम सेल ऑफ कैपिटल, ओके, सेल ऑफ कैपिटल एसेट सॉरी, इज एडेड टू रेवेन्यू. मतलब कोई कैपिटल एसेट सेल हुआ है, उसका गेन कहां ऐड हो गया है, रेवेन्यू में. ठीक है, इनकम्प्लीट है, आगे कंप्लीट होगा. असर्टेन द नेट प्रॉफिट ऑफ बिजनेस. परफेक्ट है सर. कहा कि कोई कैपिटल एसेट को आपने सेल करा और उसको सेल करने में आपको हुआ गेन. तो अगर आपको कोई गेन हुआ है उसको सेल करने में, तो इसको है ना हम रेवेन्यू में ऐड करेंगे व्हाइल वी आर कैलकुलेटिंग नेट प्रॉफिट. दोस्तों अगर आपको ध्यान हो तो भैया ये बनाते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ये जो इनकम वाला साइड है, अगर हम कोई भी कैपिटल एसेट उसको प्रॉफिट पे सेल करते हैं तो उसको जो भी हमको एक्स्ट्रा गेन होता है, प्रॉफिट होता है, उसको हम यहां पे लिख देते हैं. अरे हाँ की ना, ठीक है. तो यहां पे हम इनकम साइड बुक कर देते हैं प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट के नाम से, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट. ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि फर्नीचर था. ठीक है, फर्नीचर की बुक वैल्यू मतलब किताब में उसकी वैल्यू दोस्तों लिखी थी 1,00,000 रुपए. हमने उसको जाके सेल कर दिया, कितने पे सेल कर दिया, 1,50,000 रुपए, 1,50,000 पे जाके उसको सेल कर दिया. अब मुझे बताइए कितने का प्रॉफिट हो गया, 50,000 का. तो ये जो 50,000 का प्रॉफिट हो गया उसको सेल करने पे एक्स्ट्रा, उसको हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे कि हाँ हमको 50,000 का प्रॉफिट हो गया सब. ठीक है, अब ये 50,000 का प्रॉफिट हमारे नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करने में तो आता है, मतलब नेट प्रॉफिट तो इसके बाद ही आता है, तो इसके कैलकुलेशन का पार्ट तो ये हमेशा हो जाता है, पर ये रेवेन्यू रिसीव्ड नहीं है, ये जो है ना ये कैपिटल रिसीव्ड कहलाता है. क्या कहलाता है भाई, कैपिटल रिसीव्ड. क्यों, क्योंकि ये उस एसेट को बेच के आना है जो एसेट लंबे समय तक ऑर्गेनाइजेशन को फायदा दे रहा था. ठीक है,
चलिए, तो इधर देखिए क्या लिखा गया इधर पे, इधर लिखा असर्टेन द नेट प्रॉफिट, है ना? ठीक है साहब, तो मेरे को तो ये सही लग रहा है एकदम, है ना? आ जाइए, तो गेन फ्रॉम द सेल ऑफ कैपिटल एसेट इज एडेड टू द रेवेन्यू टू असर्टेन द नेट प्रॉफिट, एकदम सही बात है। हाँ, तो गेन को आप ऐड कर लेते हो, ठीक है, बट ध्यान रखा जाए ये जो आपने गेन हुआ है आपको कैपिटल एसेट को सेल करके, ये आपका रेवेन्यू रिसीव्ड नहीं है, कैपिटल रिसीव्ड है, ठीक है? तो गेन फ्रॉम द सेल ऑफ कैपिटल एसेट आर कंसीडर एज द रेवेन्यू, नॉट रेवेन्यू रिसीव्ड, revenue of business, but this revenue is not in the ordinary course of business, so it should be capital receipt, yeah, so it is treated as capital receipt, done, ठीक है? Again, depreciation is a non-cash expenses, non-cash and non-operating expenses, पक्की बात है, which is to be provided if there is a profit, done साहब। तो लिखा है कि depreciation क्या है साहब, non-cash and non-operating expenses and which is to be provided for if there are profits, नहीं नहीं नहीं, डेप्रिसिएशन नॉन कैश आइटम है, एकदम सही बात है, बट डेप्रिसिएशन है ना नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस नहीं है, वो ऑपरेटिंग एक्सपेंस का ही पार्ट है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का हिस्सा है ना, फर्स्ट थिंग, ठीक है? तो डेप्रिसिएशन हमेशा से ऑपरेटिंग एक्टिविटी का हिस्सा है, नॉन कैश है, बट उसको ऑपरेटिंग ट्रीट करा जाता है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस माना जाएगा, है ना? तो नॉन कैश है बट ऑपरेटिंग, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत, ठीक है? फिर सम ऑफ द ईयर डिजिट मेथड इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सेलरेटेड मेथड ऑफ चार्जिंग, बिल्कुल सही बात है। सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड आपको ध्यान है, सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड भाई साहब वन ऑफ द मेथड होता है ऑफ कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन, जिसके अंदर क्या होता है, आप वेट्स असाइन करते थे, है ना? उसमें क्या होता है, इनिशियल जो वेट्स होते हैं वो ज्यादा वेट होते हैं एंड बाद में वेट्स कम होते हैं, जिसकी वजह से ये होता है कि आपका जो इनिशियल डेप्रिसिएशन होता है वो ज्यादा होता है, बाद में डेप्रिसिएशन कम होता है। तो यही बोल रहे हैं लोग कि सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड इज एन एग्जांपल ऑफ एक्सेलरेटेड मेथड ऑफ चार्जिंग, मतलब एक्सेलरेट करता है, मतलब क्या, फटाफट डेप्रिसिएशन चार्ज करता है, मतलब इनिशियली ज्यादा डेप्रिसिएशन चार्ज करता है, बाद में कम डेप्रिसिएशन चार्ज करता है। तो ये एकदम सही बात है, मैं एग्जांपल से आपको ये बात क्लियर कर देता हूं। इधर मान लीजिए कि एक मशीन है, ठीक है, मशीन मान लीजिए साहब 1,00,000 रुपए की, कितने की भाई साहब, 1,00,000 रुपए की मशीन है ना? अब ये जो 1,00,000 रुपए की मशीन है दोस्तों, इसको हमको डेप्रिशिएट करना है, फॉर एग्जांपल मान लीजिए टाइम पीरियड इसके लिए है हमारे पास 5 इयर्स, 5 साल में इसको डेप्रिशिएट करना है, ठीक है? अब इधर पे बोला गया कि कैसे डेप्रिशिएट करेंगे, तो हम लोगों को याद होगा हम लोग क्या करते हैं, वेट असाइन करते थे, ऐसा कुछ वेट असाइन करते थे, 5 इयर्स, 4 इयर्स, 3 इयर्स, 2 इयर्स, 1 ईयर, अगर आपको याद हो तो, ठीक है? अब ये 5 4 3 2 1 का सम क्या हो जाता है, 15। तो पहले साल का डेप्रिशिएशन कितना निकाल देते हैं हम लोग, तो पहले साल का जो डेप्रिशिएशन निकलता था वो निकलता था 1,00,000 की मशीन मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाय 15, ठीक है? अगले साल कितना डेप्रिशिएशन निकलेगा, 1,00,000 की मशीन मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 15। उसके अगले साल कितना डेप्रिशिएशन निकलेगा, 1,00,000 की मशीन मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 15। तो कहने का मतलब यहाँ पे आपका जो डिनोमिनेटर है वो सारे केस में सेम है, न्यूमरेटर सबसे ज्यादा यहाँ पे है, फिर यहाँ कम हो गया, फिर यहाँ पे कम हो गया, तो इसीलिए सबसे ज्यादा अमाउंट का डेप्रिशिएशन यहाँ पे आएगा, फिर उससे कम अमाउंट का डेप्रिशिएशन यहाँ पे आएगा, फिर उससे कम अमाउंट का डेप्रिशिएशन यहाँ पे आएगा। तो इनिशियली आप ज्यादा अमाउंट का डेप्रिशिएशन चार्ज करते हैं, बाद में आप कम अमाउंट का डेप्रिशिएशन चार्ज करते हैं, तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है, एक्सेलरेटेड मेथड। अरे हाँ की ना, एक्सेलरेटेड वे ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन, परफेक्ट। अजय इसके बाद इनॉग्रेशन एक्सपेंसेस ऑफ रुपीज 10 लाख incurred on the new unit is an existing business is a capital expenditure। नहीं नहीं नहीं, इनॉग्रेशन एक्सपेंसेस हो गया, किसी चीज को ओपन कर रहे हो आपने, कुछ खर्चा कर दिया, कुछ इनॉग्रल फंक्शन वगैरह आपने ऑर्गेनाइज कर लिया बच्चों, इससे आपके है ना कोई भी कैपेसिटी या फिर आपके फ्यूचर बेनिफिट्स बढ़ नहीं जाते, या ये आपको सालों साल बेनिफिट नहीं देती। इनॉग्रेशन एक्सपेंस लाइक नॉर्मल खर्चा है, इससे जो भी आपको कस्टमर वगैरह गेन करने में बेनिफिट होगा उसका फायदा माना जाता है कि इसी साल आपको मिल जाएगा। तो इसके कोई ऐसा नहीं हुआ कि फ्यूचर के लिए हमारा कोई एसेट क्रिएट हो गया, फ्यूचर में बहुत फायदा मिलेगा, तो ये नॉर्मल एक फंक्शन है, नॉर्मल फंक्शन का खर्चा जो भी होता है उसको उसी पीरियड में उसका बेनिफिट मिला है और उसी अकाउंटिंग में उसको चार्ज कर लिया जाता है अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ मैचिंग कॉन्सेप्ट। ओके, तो यहाँ पे इसको बोला कि कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये बात एकदम गलत है ना? इनॉग्रेशन एक्सपेंसेस इंकर्ड ऑन द ओपनिंग ऑफ न्यू यूनिट में हेल्प टू एक्सप्लोर मोर कस्टमर। आप नया यूनिट खोला, ठीक है, उसके लिए आपने इनॉग्रेशन करा, नई यूनिट के खर्चे की बात नहीं हो रही, उसके इनॉग्रेशन की बात हो रही है ना? तो इनॉग्रेशन का खर्चा करा, कस्टमर बढ़ेंगे, बट दिस एक्सपेंडिचर इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एज द एक्सपेंडिचर में नॉट जनरेट एनी एंड्योरिंग बेनिफिट्स। इससे आपको कोई सर्टेन बेनिफिट फ्यूचर में नहीं मिलने वाले हैं, है ना? ठीक है, तो यहाँ पे यही बोला गया, बिजनेस ओवर मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड, एक अकाउंटिंग पीरियड से ज्यादा इसके बेनिफिट आपको कोई भी सर्टेन नहीं मिलने वाला, और एक अकाउंटिंग पीरियड में भी कोई खास फायदा नहीं मिलता। इनिशियली थोड़ा सा आपकी बस क्या होती है, एडवर्टीजमेंट हो जाता है ना? चलिए
आगे चलते हैं, जल्दी 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 फटाफट रैप अप करते हैं भाई, बच्चों के पास टाइम नहीं है, जल्दी खत्म करते हैं। हाँ, डिस्काउंट कॉलम ऑफ कैश बुक रिकॉर्ड्स द ट्रेड डिस्काउंट। एकदम गलत भाई, दो डिस्काउंट होता है, एक डिस्काउंट कौन सा होता है, ट्रेड डिस्काउंट, एक डिस्काउंट कौन सा होता है, कैश डिस्काउंट। डिस्काउंट कॉलम जो होता है, मतलब कैश बुक जो बनाई जाती है, डबल कॉलम कैश बुक, ट्रिपल कॉलम कैश बुक, इफ यू रिमेंबर अबाउट इट, तो उसमें डबल कॉलम में जो सेकंड कॉलम होता है उसमें हमेशा कैश डिस्काउंट के बारे में बात करी जाती है, ना कि ट्रेड डिस्काउंट के बारे में। ट्रेड डिस्काउंट जो परचेज करने वाला होता है, अगर उसको कोई ट्रेड डिस्काउंट मिलता है तो वो उसमें से ऑलरेडी सेट ऑफ करने के बाद ही अपनी बुक्स में उसको एंटर करता है। अरे हाँ कि ना साहब, बिल्कुल। तो वो ऐसी एंट्री करता है, फॉर एग्जांपल 1 लाख की चीज थी, मेरे को अगर है ना 5,000 का ट्रेड डिस्काउंट मिला, तो मैं उसको अपनी बुक्स में रिकॉर्ड ही 95,000 से नेट करता हूं कि मैंने साहब परचेज अकाउंट डेबिट 95,000, तो ट्रेड डिस्काउंट ऑलरेडी उसमें से हटा चुका हूं मैं, ठीक है। तो मुझे अगर बाद में कोई अर्ली पेमेंट करने की वजह से कुछ कैश डिस्काउंट वगैरह मिल जाता है, तो वो कैश डिस्काउंट को लेके कैश बुक में मेंटेन करा जाता है। तो डिस्काउंट कॉलम ऑफ कैश बुक रिकॉर्ड्स द कैश डिस्काउंट। अरे हाँ कि ना, ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट शो इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। ट्रेड डिस्काउंट बुक्स ऑफ अकाउंट में आता ही नहीं है। मैंने बताया ना कि हम नेट करके एंट्री पास करते हैं, 1 लाख का परचेज करा, 5,000 का ट्रेड डिस्काउंट में 95,000 की परचेज बुक कर लेते हैं हम सीधा सीधा, डन। अब देखो मजा, ये दिसंबर अटेम्प्ट की एमटीपी थे, उसी अटेम्प्ट के आरटीपी थे। अब भाई साहब आप इधर देखिएगा, आप देखिए कि क्या मजा आएगा कि पेपर में क्या क्वेश्चंस है, एकदम मजा ही आ जाएगा। इधर देखिए, सबसे पहले द फाइनेंशियल स्टेटमेंट मस्ट डिस्क्लोज ऑल द रिलेवेंट एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन। फाइनेंशियल स्टेटमेंट डिस्क्लोज करे सारी रिलेवेंट सारी लेवल इंफॉर्मेशन, बिल्कुल सही बात है सर। ये क्या रिपीटेड है साहब? हाँ। इसका आंसर क्या था भैया? इसका आंसर ट्रू था। अरे हाँ कि ना, डेफिनेटली सर, ठीक है साहब। फिर देखिए बहुत मजा आएगा, है ना। द गेन फ्रॉम सेल ऑफ कैपिटल एसेट, अरे अभी पढ़ा था क्या? हाँ, इज एडेड टू द रेवेन्यू, रेवेन्यू में एडेड करते हैं, हाँ, असेट इन द नेट प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस, एकदम सही बात है, ट्रू, है ना। पर अगर इसको पूछे कैपिटल रिसिप्ट रेवेन्यू रिसिप्ट क्या है, तो ये कैपिटल रिसिप्ट कहलाएगा, डन। डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस। अच्छा मैं रिपीटेड लिखते आता हूं, ठीक है, दो के दो रिपीट, हाँ ठीक है। डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। डेप्रिसिएशन नॉन कैश तो होता है, बट नॉन ऑपरेटिंग नहीं होता, ऑपरेटिंग खर्चा होता है, ठीक है। तो ये भी रिपीटेड है साहब, तो ये फॉल्स हो गया, बिल्कुल सही बात है भाई साहब। फिर इसके बाद सम ऑफ ईयर डिजिट वाला मेथड वाला कौन फंडा, एक्सीलरेट द मेथड ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन, एकदम सही बात है, ये एक्सीलरेट करता है, अगेन ये भी रिपीट हो गया। फिर इनॉग्रेशन एक्सपेंसेस ऑफ 10 लाख इनकर्ड, इनॉग्रेशन खर्चे वाला, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं है, कौन सा खर्चा है साहब? ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है भाई साहब, ठीक है। तो ये भी साहब ये क्या हो गया? फॉल्स हो गया। फिर इसके बाद डिस्काउंट कॉलम वाला जो जस्ट अभी ऊपर ही लिखा हुआ था, ये भी रिपीटेड है कि हम ट्रेड डिस्काउंट को नोट नहीं करते, कैश डिस्काउंट को नोट करते हैं, तो ये बात भी गलत हो गई है। तो कहने का मतलब ये कि 6 के 6 मतलब 12 नंबर का पेपर, जिसने आरटीपी एमटीपी अगर देखी भी होती उस अटेम्प्ट की, एमसीक्यू बस सॉल्व करते, एक झटके में 12 के 12 नंबर मिलते उसको, एक झटके में। तो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एमटीपी आरटीपी, आप लोग को भटकना ही नहीं पड़ता, यहीं से सीधा सीधा क्वेश्चन आपको देखने मिल जाता है। तो इसीलिए मैं इस सीरीज को रन कर रहा हूं, ताकि आपको इसका आइडिया लग जाए और आप जो चीजों को स्किप कर रहे हो उनको स्किप ना करो, इनको आप पढ़ के जाओ। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। मैं इसके बाद एक और एमसीक्यू की वीडियो लेके आऊंगा इसी अटेम्प्ट की सारी एमटीपी और आरटीपी को कवर करते हुए। चलिए, थैंक यू सो मच। आज इजी एग्जांपल्स थे, मैंने फटाफट कवर करने की कोशिश करी। अगर कुछ नहीं समझ में आया बाय चांस, तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा, मेरे को बड़ा मजा आएगा आपको रिप्लाई करने में, है ना। तो मैं अच्छे से आपको समझा देगा। ओके, चलिए, थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।